बेटियों को समाज में बराबरी मिले, उनके अधिकार सुरक्षित हों, उनका सम्मान हो, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन क्या इसके लिए हम कोई पहल करते हैं? शायद नहीं। बेशक संविधान और कानून से बेटियों को तमाम अधिकार मिले हैं, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? ज़रूरत तो इस बात की है कि हम अपने परिवार, अपने मोहल्ले या फिर अपने शहर में बेटियों को सम्मान देने की खुद से कोई पहल करें, तब जाकर ही तस्वीर बदलेगी। हरियाणा के हिसार में आजकल एक ऐसी ही मुहिम चलाई जा रही है। कई घरों के सामने जो नेम प्लेट्स लगे हैं उन पर बेटियों के नाम लिखे हुए हैं। यानी हिसार में कई घरों की पहचान अब बेटियों से हो रही है ना कमाल की पहल। पहले देखिए इस मुहिम को और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये भी हम आपको समझाएंगे कि हरियाणा जैसे राज्य में इस मुहिम का मतलब क्या है। झूठ है ये बात कि नाम में कुछ नहीं रखा। इसी नाम की बदौलत पहचान है, अधिकार है, सम्मान है और चेहरों पर मुस्कान है। हरियाणा में हिसार के गांव में जाइए, घरों के आगे लगे नए तरह की नेम प्लेट्स देखिए। इसे देखकर ही आप समझ पाएंगे कि नाम में बहुत कुछ रखा है। घर की दीवार पर लगी नेम प्लेट घर के मालिक के नाम के साथ उसका मालिकाना हक भी बताती है। इसीलिए हमारे पुरुष प्रधान समाज में नेम प्लेट पर महिलाओं के नाम आमतौर पर नजर नहीं आते, लेकिन हरियाणा में इस परंपरा को खूबसूरती से बदलने की कोशिश जारी है। घरों के आगे जो नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं उन पर बेटियों या बहुओं के नाम है। अक्षरा, निमल, रेणु, संतोष और इसी तरह से सैकड़ों नाम। यहाँ अब घर की पहचान बेटियों के नाम से हो रही है, और ये मुहिम बेटियों को बराबरी देने और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की एक कोशिश है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेम प्लेट लगी है। मैं ये चाहती हूँ ये नेम प्लेट हर एक घर में लगे। देश भर में महिला अधिकारों की अलख जगाई जा रही है, और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की शुरुआत करने वाले सुनील जागलान ने कई साल पहले नेम प्लेट पर बेटियों के नाम लिखने की मुहिम शुरू की थी, और ये सिलसिला अब हिसार पहुंचा है। 10 से ज्यादा गांवों में टीम लाडो का गठन किया गया है। बेटियों को सम्मान देने के लिए लाडो स्वाभिमान उत्सव शुरू किया गया, और इसी के तहत नेम प्लेट बदले गए। अभी तक जिन घरों के आगे पुरुष या फिर गोत्र के नाम लिखे जाते थे, वहाँ बेटियों का नाम दर्ज है, और मकसद है बेटियों को और महिलाओं को सशक्त करना। देखिए, वर्ष 2010 से हम महिला सशक्तिकरण के विषय पर काम कर रहे हैं, और उसी सिलसिले को देश प्रदेश के हिस्से में आगे बढ़ाते हुए हिसार ज़िले के मैयड़ गांव में ये शुरुआत की गई है। यहाँ पर बेटियों और बहुओं के नाम से नेम प्लेट लगानी शुरू की है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि हमारी पितृसत्ता उत्तर भारत क्या कहें पूरे देश के अंदर ही लंबे समय से काबिज रही है। लड़कियों के चेहरे पर भी एक प्रकार से स्थायी मुस्कान स्थापित हो सके, उसके लिए ये अभियान लाडो स्वाभिमान उत्सव शुरू किया गया। वैसे अच्छी बात ये भी है कि इस अभियान को गांव के पुरुषों का पूरा साथ मिल रहा है। अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पिता खुद आगे बढ़कर नेम प्लेट पर बेटी का नाम लिखवा रहे हैं, और अगर घर में बेटी नहीं है तो सास अपनी बहू का नाम लिखवा देती है। आज के ज़माने में बहुत ही बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा ले रही हैं, और काम की जिम्मेवारी भी समझ रही हैं अपने आप को। मैंने भी अपनी 2 बहुएं, मैं अपनी बहुओं को अपने बेटे के समान समझता हूँ। लड़कियों को जी आगे बढ़ाना चाहिए। लड़कियां जो कर सकती है शायद लड़के नहीं कर सकते, और मतलब है देखो जो ये अभियान चलाया है, मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत आगे तक जाएंगी लड़कियां। देखा जाए तो ये पहल सांकेतिक है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हरियाणा में बेटियों को बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए कई वर्षों तक जद्दोजहद करनी पड़ी। यकीनन तस्वीर बदली है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। फिर भी कहा जा सकता है कि नेम प्लेट बेटियों के लिए जीत की ट्रॉफी से कम नहीं है। लेडीज़ को भी अपना हक, बेटियों को हक जरूर है। इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे नाम से नेम प्लेट बनी हुई है। हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं, और उनको बढ़ावा देना ही हमारा फ़र्ज है। और सोच रहे हैं हर घर में नेम प्लेट लड़कियों के नाम से, बहुओं के नाम से लगे। हिसार की बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, उसकी बुनियाद बीबीपुर गांव में पड़ी थी।
सुनील जागलान जिसके सरपंच हुआ करते थे। 6 जुलाई 2015 से सुनील ने बीबीपुर में घरों के आगे बेटियों की नेम प्लेट लगाने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत अभी तक करीब 16,000 नेम प्लेट लगाए जा चुके हैं। इस मुहिम को अब प्रदेश सरकार ने अपना रखा है। सिलसिला बीबीपुर गांव से होकर हरियाणा के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों तक भी जा पहुंचा है। नेम प्लेट पर नाम बदल गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि समाज की सोच भी जल्द बदलेगी। आज बेटियों के अस्तित्व को पहचान मिली है, कल उड़ान के लिए खुला आसमान भी मिलेगा। वैसे हरियाणा ही क्यों, पूरे देश में माँ बाप गर्व से कहेंगे हमारी छोरी छोरों से कम है के। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी ये खूबसूरत तस्वीर उस राज्य से सामने आ रही है जहां लिंग अनुपात लंबे समय तक चिंता की वजह और बहुत बड़ा विषय बना रहा। कभी लिंग जांच, कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहा हरियाणा बदल रहा है। वहां बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान दर्जा देने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। हालांकि इस मुहिम की शुरुआत तो 2015 में ही हो गई थी, जिसके अच्छे नतीजे अब दिखने लगे हैं। हिसार जिले में अब तक 10 गांव में 250 घरों के बाहर बहु बेटियों के नाम की तख्तियां लग चुकी हैं। 2015 में आधिकारिक रूप से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से काफी पहले ही हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव में इसकी नींव पड़ चुकी थी। महिला सशक्तिकरण के साथ ही बेटियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की जो मुहिम यहां से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे हरियाणा के दूसरे जिलों तक भी पहुंच चुकी है। सेल्फी विद डॉटर के तहत ही चलने वाले लाडो स्वाभिमान उत्सव ने हरियाणा की छवि बदल कर रखती है और नतीजा ये है कि हरियाणा में दशकों तक सेक्स रेशो यानी कि लिंग अनुपात कम रहने के बाद पिछले 5 सालों में हालात कुछ सुधरे हैं। सुनील जागलान जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और सरकार की प्रयास की वजह से ही बेटियां अपनी काबिलियत साबित कर पा रही हैं। हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग ये समझने लगे हैं कि बेटे और बेटी एक समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसी सोच का असर अब राज्य के लिंग अनुपात के आंकड़ों पर भी नजर आ रहा है। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों की तुलना में कितनी लड़कियों का जन्म हुआ। साल 2015 से साल 2020 तक हरियाणा का लिंग अनुपात 871 से 923 तक पहुंच गया है, जबकि 2015 में हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के समय लिंग अनुपात 876 था, यानी तब 1000 लड़कों पर 876 लड़कियां थीं। साल 2016 की बात करें तो हरियाणा में लिंग अनुपात 900 था, यानी 1000 लड़कों पर 900 लड़कियां। जबकि साल 2017 में लिंग अनुपात में थोड़ा और सुधार हुआ, तब जाकर 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां हो गई। वहीं साल 2018 में भी लिंग अनुपात के लिहाज से फिर से अच्छी खबर आई। 4 साल पहले हरियाणा में लिंग अनुपात 914 के आंकड़े पर बरकरार रहा, यानी उस साल भी 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां थीं। साल 2019 का जिक्र करेंगे, 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हो गई, जिसका मतलब ये रहा कि उस साल लिंग अनुपात में 9 अंकों का इजाफा हुआ। लेकिन 2020 में लिंग अनुपात के आंकड़ों में पहली बार मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिसका नतीजा ये रहा कि पिछले साल 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां थीं। वहीं इस साल लिंग अनुपात में 11 अंकों की और गिरावट देखी गई, यानी 2021 में 1000 लड़कों पर 911 लड़कियां हैं, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद फिर से हरियाणा में हमारी बेटियों पर संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि लिंग अनुपात फिर से घटने लगा, मतलब बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या कम हो रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ये गिरावट सिर्फ इसी साल के लिए है, क्योंकि हरियाणा में भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है, जिसका फायदा लिंग अनुपात में आगे भी होता रहेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में करीब 8000 बच्चियों को कोख में कत्ल होने से बचाया गया। अब तो ज्यादातर लोगों को ये पता चल चुका है कि लड़का लड़की में कोई अंतर है नहीं। हालांकि शायद अभी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें लड़का लड़की में अंतर की अपनी सोच को बदलना होगा। लड़कियों को उनका पूरा हक देना होगा, तभी हम एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण कर पाएंगे। हरियाणा की बेटियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। सुषमा स्वराज, गीता, बबीता फोगट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रानी रामपाल, कल्पना चावला ने धरती से आकाश की ऊंचाइयों को छूने का काम किया। और हमारी बहन बेटियों को ये कामयाबी इसलिए मिल सकी क्योंकि हमारी सोच बदली,
बेटियों के सम्मान और अधिकार को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर राज्य में बेटा और बेटी एक समान होंगे। देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए कई लोग और कई संस्थाएं काम कर रही हैं। उनकी कोशिश से बदलाव भी नजर आ रहा है, लोगों की सोच बदली है, सरकार का जोर भी महिला सशक्तिकरण पर है। और इस मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि बेटी बचाओ मुहिम की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में की गई थी और इसे शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि सुनील जागलन थे। 2012 में सुनील हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच चुने गए। सरपंच बनने के बाद सुनील ने ग्रामीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण का मॉडल बनाया। इसके लिए 2012 में पहली बार महिलाओं की ग्राम सभा बुलाई गई, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने के लिए महिलाओं ने शपथ ली। इसके बाद 18 जून 2012 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। देश की पहली हाईटेक पंचायत का गौरव हासिल करने वाली बीबीपुर के सरपंच के तौर पर सुनील जागलान ने साल 2015 में सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की, जिसकी देश और दुनिया में बहुत चर्चा हुई थी। पूरा इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर सेल्फी विद डॉटर ही छाया रहा, ट्रेंड कर रहा था उस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस अभियान की तारीफ भी की थी। बीबीपुर मॉडल की कामयाबी को इस बात से समझा जा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने गोद लिए 100 गांवों में इस मॉडल को लागू किया। सुनील जागलान को 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। अब सुनील जागलान ने हिसार में बेटियों के नाम पर नेम प्लेट लगाने की मुहिम शुरू की है। उम्मीद की जा सकती है कि इससे भी एक बड़ा बदलाव आएगा। 2015 से जब मैं सरपंच था तो मेरे गांव बीबीपुर से इस अभियान की शुरुआत हमने नेम प्लेट लगाने की शुरू की थी। मेरे गांव में कुछ लोगों ने इसका विरोध भी कर दिया था। ये नहीं है कि कोई नई शुरुआत होती है उसको सभी स्वीकार करते हैं। और आज 2021 तक हम करीबन 16,000 से ज़्यादा नेम प्लेट हरियाणा के अलावा हमारे जो साथी राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है और पंजाब है और उसके अलावा उत्तराखंड है, उन हिमाचल है, उन राज्यों में भी नेम प्लेट लगा चुके हैं। और काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं, संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्वप्रेरित होकर नेम प्लेट लगानी शुरू की है। चलिए, ये अच्छी खबर है और सच्ची खबर है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और गुड न्यूज़ का। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में जिनके पास 100 साल पुरानी डीजल की कार है, अब उनकी टेंशन हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये कार अब कबाड़ में नहीं जाएगी बल्कि आपके पास रहेगी। जी हाँ, पुरानी कार को आप इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा विकल्प मौजूद है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि कन्वर्ट करने में जो खर्चा आएगा सरकार उसमें सब्सिडी देगी। लेकिन पुरानी कार को इलेक्ट्रिक कार बनाने में कितना खर्चा आएगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा और कितनी बचत होगी, ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार यानी बेकार, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 साल पुरानी डीजल कार दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाई जा सकती। जाहिर है जिनके पास ऐसी कारें हैं उनको टेंशन होगी, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली सरकार ने उनको रास्ता दिखा दिया है। यानी अब दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने में जो भी खर्चा आएगा उस पर दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि दिल्ली अब इंटरनल कंबंशन इंजन की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए तैयार है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 35 लाख पेट्रोल और 3 लाख पुरानी डीजल गाड़ियां हैं। दिल्ली सरकार ने फिलहाल डीजल गाड़ियों के लिए विकल्प दे दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि डीजल गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कैसे तब्दील होंगी। जब फ्यूल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदला जाता है तो उसके सभी मैकेनिकल पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। कार का इंजन, फ्यूल टैंक, इंजन तक पावर पहुंचाने वाली केबल और दूसरे पार्ट्स बदले जाते हैं। उनकी जगह बैटरी, मोटर रोलर और कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगाए जाते हैं। इस काम में 7 दिन का वक्त लग सकता है। ये सभी पार्ट्स कार के बोनेट के नीचे फिक्स किए जाते हैं और बैटरी की लेयर कार के चेसिस पर फिक्स की जाती है। कार की फ्यूल टैंक हटा दी जाती है, उसकी कैप पर चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिया जाता है, लेकिन कार के मॉडल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता। अगर आप पुरानी कार को कन्वर्ट कराते हैं तो बैटरी और मोटर अपनी पसंद का चुन सकते हैं। मोटर और बैटरी से ही
कार का पावर और रेंज तय होते हैं। करीब 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी का खर्च 4 लाख के करीब आता है। यदि बैटरी 22 किलोवाट की होगी तो इसका खर्च 5 लाख रुपए तक आएगा। पुरानी डीजल कार को 5 लाख में इलेक्ट्रिक कार में बदला जा सकता है, लेकिन ये कीमत आगे चलकर कम हो जाएगी जब कई कंपनियां इस काम को करने लगेंगी। अभी फ्यूल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने वाली ज्यादातर कंपनियां हैदराबाद में हैं, जो आसानी से वैगनआर, ऑल्टो, डिजायर, i10, स्पार्क या फिर दूसरी कोई भी पेट्रोल या डीजल कार को आसानी से इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन कार को कन्वर्ट कराते हुए आपको कुछ चीजें जान और समझ लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली किट करीब करीब एक जैसी होती है। रेंज और पावर बढ़ाने के लिए बैटरी और मोटर में फर्क आता है। अगर कार में 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है तो कार फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक जाएगी। बैटरी 22 किलोवाट की है तो कार की रेंज 150 किलोमीटर हो जाएगी। कार की रेंज बढ़ाने के लिए मोटर का भी पावरफुल होना जरूरी है। एक दलील ये है कि डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार बनाने में 5 लाख रुपए का खर्च ज्यादा है, लेकिन इस मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में चलने वाला खर्च इतना कम होता है कि कुछ वर्षों में ही ये रकम खुद ब खुद वसूल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे हमारी इस खबर पर आज उन लोगों ने जरूर राहत की सांस ली होगी जिनके पास 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है। अब उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने या फिर स्क्रैप में देने की जरूरत नहीं होगी और न ही अब नई गाड़ी खरीदने के लिए आपको मगजमारी करनी पड़ेगी। हालांकि ये राहत फिलहाल 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के मालिकों के लिए है, लेकिन आगे चलकर 15 साल या फिर कहें कि उससे पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के लिए भी ये व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल डीजल गाड़ियों के लिए ही ये व्यवस्था की गई है, इसीलिए आज हम इसी की बात करने वाले हैं। इन गाड़ियों में बेसिक इलेक्ट्रिक किट लगवाने में 4 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। इस इलेक्ट्रिक किट में 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगेगी। पर अगर आप ज़्यादा पावर चाहते हैं तो आपको खर्च भी ज़्यादा करना होगा। अगर आप 22 किलोवाट की बैटरी वाला किट लगवाएंगे तो उस पर 5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। आप सोचेंगे कि पुरानी गाड़ी पर कोई 4 से 5 लाख का खर्च क्यों करें, पर जानकार ये बता रहे हैं कि ये रकम शुरुआत में आपको ज़्यादा लग सकती है, पर लंबे समय में ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। इसे आप वैसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 लाख रुपए शुरू में लगाकर फिर आप पूरी तरह से खर्च के लिहाज से तो कम से कम बेफिक्र हो जाएंगे। आपको इसका पूरा गणित भी मैं समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक कार की फुल चार्जिंग में 6 घंटे का वक्त लगता है और इसमें 7 यूनिट बिजली खर्च होती है। अब उस लिहाज से 1 यूनिट बिजली की कीमत 6 रुपए है, तो सिंगल चार्ज में 42 रुपए खर्च होंगे। यानी 42 रुपए के खर्च में 12 किलोवाट बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल 75 किलोमीटर तक चलेगी। यानी प्रति किलोमीटर आपका खर्च 60 पैसे से भी कम का आएगा। और अगर आप रोज 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते तो फिर प्रतिदिन आपका खर्च 30 रुपए आएगा। एक महीने में आपकी जेब पर लगा लीजिए कि 900 रुपए जरूर पड़ेंगे। इस तरीके से साल भर यानी कि 12 महीने का खर्च अगर जोड़ लिया जाए तो 10,800 रुपए बैठता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम एक आम पेट्रोल कार को ही ले लेते हैं तो वो 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जानते हैं आप 100 के पार यानी 101 रुपए है। अगर हर रोज 50 किलोमीटर चलते हैं तो इतना सफ़र करने के लिए आपको 3.33 लीटर पेट्रोल लगेगा। यानी आपको 50 किलोमीटर चलने के लिए 336 रुपए का पेट्रोल एक दिन में खर्च करना पड़ेगा। इस हिसाब से एक महीने में आपको 10,090 रुपए का पेट्रोल खर्च करना होगा। यानी कि महीने में आप जितने का पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाएंगे उतने में आप 1 साल तक, जी हाँ 1 साल तक इलेक्ट्रिक कार की सवारी कर पाएंगे, 365 दिन। तो इस हिसाब से आप ई कार के जरिए पेट्रोल गाड़ी की तुलना में करीब 1,11,000 रुपए की बचत हर साल करेंगे। तो ये इसका गणित है। यानी कि 4 साल से भी कम वक्त में इलेक्ट्रिक कार को तैयार करने का पूरा खर्च निकल आएगा। और इसीलिए दिल्ली सरकार का ये ऑफर आपके लिए नुकसान का सौदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे।
दिल्ली वालों के लिए अगली खबर है और ये भी खुशखबरी है। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू होने जा रही है। डबल खुशखबरी ये है कि तीर्थ स्थलों की सूची में रामनगरी अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। यानी दिल्ली के बुजुर्ग अब अयोध्या तक का सफर मुफ्त में कर पाएंगे। पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होनी है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए शुभ समाचार, अब मुफ्त में अयोध्या यात्रा कराएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। पिछले महीने ही दिल्ली कैबिनेट ने अयोध्या को इन योजनाओं में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया था। अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं, जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज कर सकता है। जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। दिल्ली सरकार ने इस योजना को 9 जनवरी 2018 को शुरू किया था। दिल्ली के बुजुर्ग 12 स्थानों में से किसी एक का चुनाव करके वहां जा सकते हैं। अलग अलग रूट्स पर अब तक करीब 35,000 बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस दौरान वो अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जा सकते हैं। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में। वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। बुजुर्गों की यात्रा का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से अयोध्या के अलावा वेलांकन्नी चर्च को भी जोड़ा गया है, ताकि दूसरे समुदाय के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है। तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलांकन्नी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलांकन्नी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी, और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। बेशक इस योजना से उन बुजुर्गों को लाभ मिला है जो आर्थिक कमी की वजह से तीर्थ यात्रा से महरूम रह जाते थे। सोने पे सुहागा कि अब इन तीर्थ स्थलों की सूची में अयोध्या का नाम भी जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जो कि कोरोना प्रकोप के चलते पिछले 1.5 साल से बंद थी, उस सेवा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और ये योजना एक बार फिर से चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार ने इस योजना में रामनगरी अयोध्या को भी जोड़ दिया है। यानी दिल्ली निवासियों को अब अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी। राम भक्त दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा उठाकर अयोध्या नगरी की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस यात्रा के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे अहम और पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली के निवासी हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बाहर के तो हैं लेकिन दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और उनके पास दिल्ली का रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। इस योजना का दायरा बुजुर्गों के लिए है, यानी कि जो दिल्ली का निवासी है, 60 साल या फिर उससे ज़्यादा उनकी उम्र है, वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं आवेदक या फिर उनके जीवन साथी केंद्र और राज्य सरकार या फिर स्थानीय निकायों में कार्यरत नहीं होने चाहिए। यानी सरकारी अधिकारी और एम्प्लॉयज तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे और इस योजना का लाभ
केवल वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने पहले कभी इस योजना का फायदा नहीं लिया है, यानी एक बार ही आप इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। एक सीनियर सिटीजन अपने जीवन में एक बार ही तीर्थ यात्रा योजना का फायदा ले सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्ग नागरिक की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं आवेदन करने वालों के साथ एक अटेंडेंट के जाने की भी सुविधा रखी गई, यानी कि हर वरिष्ठ नागरिक के साथ 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र का एक सहायक तीर्थ यात्रा पर जा सकता है। मतलब अगर आप भी दिल्ली के निवासी हैं और आपके परिवार में कोई भी 60 साल का है तो फिर आप भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप इस योजना के लिए कहाँ जाएं और अप्लाई कैसे करें, वो भी हम आपको बताते हैं। इस योजना के दायरे में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के नीचे न्यू यूज़र पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जिसमें आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड का विकल्प चुनकर आप नंबर डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आप क्लिक करें और इसके बाद आपको एक फॉर्म आएगा। पोर्टल पर फॉर्म भरकर दस्तावेजों की स्कैन हुई कॉपी फोटो अपलोड करते हैं। इन दस्तावेजों में सेल्फ डिक्लेरेशन, अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक द्वारा प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, दिल्ली वोटर आईडी कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी शामिल है। इन दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अब आप आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आगे भी लॉगिन करने के लिए अपना पंजीकरण आईडी और पासवर्ड जरूर याद रखें। ये जानकारी जमा करने के बाद साइट पर लॉगिन करके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना को सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत यात्रा करने वाले लोग 13 विकल्पों में से एक जगह घूम सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इस लिस्ट में पुरी, रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, यानी आप कहाँ कहाँ यात्रा कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे दिल्ली से आप पुरी जा सकते हैं, रामेश्वरम जा सकते हैं, शिरडी जा सकते हैं, तिरुपति जा सकते हैं, मथुरा या फिर वृंदावन अगर आपको दर्शन करने हैं तो उसके लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं। शिरडी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश अगर आपका मन हो जाने का तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा नीलकंठ, पुष्कर, अजमेर, साथ ही साथ गुरु नगरी अनंतपुर साहिब भी आप जा सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा आप कर सकते हैं और राम नगरी, अयोध्या और तमिलनाडु के वेलिंगटन चर्च का नाम भी इसमें शामिल है। इन 13 स्थलों पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईसाई लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में वेलिंगटन चर्च को भी जोड़ दिया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। एक ऐसा पाठ जिसको करने से आप हर ग्रह को, हर नक्षत्र को शांत कर सकते हैं। एक ऐसा पाठ जिसको करने से जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कौन सा है वो पाठ, क्या है उस पाठ को करने के विधान और क्या है उसके लाभ, ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए मेरे साथ गुड लक टुडे, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं?
हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। से जुड़ी एक और गुड न्यूज हम आपको दे देते हैं। देश में ट्रेन के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाने वाला है। केंद्र सरकार ने देश की विरासत को दिखाने के लिए 180 से ज्यादा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत गौरव एक्शन प्लान तैयार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है सरकार का ये एक्शन प्लान। सफर भी और अपनी शानदार विरासत से रूबरू होने का मौका भी। इसी कोशिश का नाम है भारत गौरव ट्रेन। जल्दी भारत की संस्कृति और धरोहर से परिचय करवाने वाली ये ट्रेन पटरियों पर उतरने वाली है। कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुई टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भारत गौरव एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसी के तहत भारत गौरव ट्रेन चलाने की भी तैयारी की गई है। ये लग्जरी ट्रेन होगी जिसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। सरकार की कोशिश ये है कि इस ट्रेन को चलाने में निजी भागीदारी बढ़े। इसीलिए IRCTC के साथ साथ निजी क्षेत्र की दूसरी कंपनियों को भी इसके संचालन का मौका देने की तैयारी की जा रही है। निजीकरण की कोई बात ही नहीं है इसमें, कोई भी चलाए, IRCTC भी चलाएगा। बल्कि हमारा अंदाजा है गिवन दैट द एक्सपीरियंस ऑफ IRCTC वो मैक्सिमम उन्हीं का रोल रहेगा, मेरा अंदाजा है। फिर बाकी लोग आए और स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएगी। ये ट्रेन रेगुलर ट्रेनों से अलग होगी। फिलहाल ऐसी 180 ट्रेनों को चलाने का प्लान है। हर ट्रेन में 16 से 17 डिब्बे होंगे, यानी कुल 3033 ऐसे डिब्बे बनाए जाएंगे। ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस ट्रेन के संचालन में निवेश करने वालों को अपने हिसाब से डिब्बों के भीतर से मॉडिफाई करने का भी अधिकार होगा। रेल मंत्रालय ट्रेन के रखरखाव, पार्किंग और दूसरी सुविधाओं में मदद करेगी। 10 दिन की जर्नी में 3 दिन मान लो बीच में 1 बार या 2 बार ब्रेक करके होटल में रुकवाना है, तो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी वो सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटीज इसमें रखी गई। भारत गौरव ट्रेन रेल सेवाओं में एक नया सेगमेंट कायम करने वाली है। कल्चरल हेरिटेज के दर्शन के लिए इस ट्रेन सेगमेंट को तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेन टूरिस्ट को हर कल्चरल हेरिटेज वाली जगह पर लेकर जाएगी। 4 एलिमेंट है। ट्रेन ट्रेवल इज 1 एलिमेंट। किसी भी टूरिज्म प्लेस, मान लो आगरा गए, ताज देखा, तो ताज के टिकट का 2nd एलिमेंट हो गया, किसी भी जगह जाने का 3रा एलिमेंट हो गया, टैक्सी का 4था एलिमेंट हो गया, आपके होटल में रहना है उसका वो एलिमेंट हो गया, 5वां एलिमेंट देखें तो फूड सप्लाई। तो ये खूब सारे एलिमेंट है। केवल ट्रेन, उसका एक ट्रेन की ट्रैवल एक एलिमेंट है आउट ऑफ द 5-6 एलिमेंट। हाल ही में धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने के लिए रेलवे ने रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, जिसमें बड़े 5 सितारा होटल्स जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। दावा ये किया जा रहा है कि रामायण एक्सप्रेस से भी ज्यादा आधुनिक होगी भारत गौरव ट्रेन। उम्मीद ये भी की जा रही है कि इससे भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब चलते चलते आज की एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर सियासी भी है, मजेदार भी है।
अरसे से बीमार चल रहे लालू यादव पटना की सड़कों पर जीप चलाते नजर आए। लालू प्रसाद यादव अपनी सरकारी आवास से खुद खुली जीप चलाते हुए निकले और कुछ दूर तक गए। इसके बाद वापस अपने आवास लौट आए और इस दौरान उनके साथ कुछ नेता और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। ये लालू यादव की खरीदी हुई पहली जीप है। सेना की नीलामी में ये जीप लालू यादव ने 1985 में विधायक बनने के बाद खरीदी थी और सिर्फ 5,000 रुपए में उन्होंने ये जीप खरीदी थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जीप पर ही विधानसभा जाया करते थे, लेकिन आज अरसे बाद उन्होंने ये जीप फिर निकाली। जीप चलाकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की गई कि चाहे वो बीमार हो, लेकिन पार्टी या राजनीति की स्टीयरिंग अभी तक उन्हीं के हाथों में है। ड्राइविंग का वीडियो शेयर करते हुए भी उन्होंने लिखा, आज वर्षों बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाया और इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही हैं। आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको साथ लेकर सदा मजे से चलती रहे। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।